आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहरा गया है। मीटिंग, बातचीत और मुलाकातों का दौर जारी है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी और गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक सियासत उरूज पर है। पल पल महाराष्ट्र की सियासत करवट ले रही है। उद्धव के सामने कुर्सी बचाने से बढ़कर अब अपनी पार्टी बचाने का चैलेंज है। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी होटल से एक वीडियो जारी कर अपनी ताकत का इशारा दिया है। वीडियो में 40 से ज्यादा अरकान असेंबली शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना की मीटिंग में महज 13 अरकान असेंबली ही पहुंचे, जो बताता है कि उद्धव की कुर्सी अब पूरी तरह से खतरे में है। जबकि महाविकास अघाड़ी की इत्तेहादी जमातें कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि वो आखिर दम तक उद्धव के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब आगे क्या कुछ होगा। क्या महाविकास अघाड़ी सरकार बचेगी या फिर गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के अरकान और शिंदे इस सरकार को गिरा भी सकते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कहां पर नाकामी हुई, कहां पर कमी रह गई। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ महेश वर्मा साहब हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। राकेश शेट्टी जी स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सर्वेश तिवारी हमारे नुमाइंदे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। और उचित शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ और कैसे ताना बाना बुना जा रहा है, इसके बारे में हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। बहुत जल्दी सर्वेश, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि पल पल महाराष्ट्र की सियासत उतार चढ़ाव भरी सियासत यहां की देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त मुंबई से? देखिए अबू जी, अभी तो कुछ समय पहले जैसे मैंने बताया था, कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहब थोरात, इन सबका मत था कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है। शिवसेना का जो भी मामला है, अंदरूनी मामला है, नाराज विधायक ज़रूर हैं, एकनाथ शिंदे के साथ संख्या ज़रूर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को स्थिर बता रहे थे और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ, समर्थन के साथ, मजबूती के साथ वो खड़े हैं। लेकिन अभी अभी एनसीपी की बैठक खत्म हुई है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी बात की और अभी अभी शरद पवार ने भी बात की है। शरद पवार ने साफ तौर से एक इशारा किया कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर है और इसको कोई धोखा नहीं है। और रही बात एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए विधायकों की, तो जब फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, उन्हें कभी ना कभी तो विधानसभा में आना ही होगा और राज्यपाल के पास भी जाना होगा। तो वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक खड़े होते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। शरद पवार ने साफ तौर से इशारा कहा कि एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो जो जारी किया था, उसमें जो तानाजी सावंत विधायक है शिवसेना के, वो खड़े होकर ये दर्शा रहे हैं कि हम सभी विधायकों की तरफ से हम शिंदे को अपना नेता चुनते हैं और हमारे जो भी अधिकार हैं, हमारे सारे अधिकारों का जो भी निर्णय लेंगे वो एकनाथ शिंदे लेंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में बैठे बैठे अपने जितने भी बागी विधायक हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया है कि देश की एक नेशनल पार्टी है जो हम सब दुख सुख में साथ हैं और हमें जो भी कमी पड़ेगी, ये एक सर्वशक्ति महाशक्ति पार्टी है और वो हमारा साथ देगी। इसी पार्टी ने पाकिस्तान को भी धूल चटाया, बिना नाम लिए सब बातें कही हैं। तो कुल मिला इस बात का जिक्र शरद पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा। तो शरद पवार ने एक लिस्ट निकाली, फेरिस्ट निकाली, जिसमें देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियों के नाम थे और पहली जो नाम था वो बीजेपी का आया, उसके बाद और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम आया, कांग्रेस का भी, एनसीपी का भी नाम सामने आया। लेकिन बीजेपी की तरफ साफ तौर से एकनाथ शिंदे का इशारा था, जिसका जिक्र शरद पवार ने भी किया। बिल्कुल महेश वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी बार बार कहती है कि इस पूरे क्राइसिस के पीछे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिंदे जी कह रहे हैं या जितने आराम से होटल में वो गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं, ऐसे में शक की सुई बीजेपी की तरफ तो जाती है। उससे भी बड़ी बात है, जिस तरह से 2019 में जनादेश मिला और जनादेश को, जनभावना को जिस तरह से रौदते हुए कोई 40 लेके, कोई 42 लेकर, कोई 55 लेके सरकार बना के लगातार 3 साल से क्या हो रहा है? लूटपाट, आतंक, अपराध, बेविचार, अनाचार, अत्याचार, ये क्या मजाक है? प्रजातंत्र का आप लोगों ने उस दिन जो है गला घोट दिया जिस दिन 2019 में हमारे पास जनादेश था, मैंडेट हमारे पास था। आपने उद्धव जी को माधव बना के आपने ऐसा, मतलब उस समय ऐसे बाहबाई लूटी, ऐसे उन्होंने शो ऑफ किया शरद पवार जी ने। देखो ये मुंडी गिना रहा हूं, 1 2 3 4 5,
अजीत पवार जी जब हमारे साथ समर्थन दिए तब आपने कितना बड़ा हो हल्ला हंगामा किया, तब आपने कितने गदर काटे। आज वही जब हो रहा है 2019 का जो आपने चीर हरण किया, आपने क्यों नहीं उस समय विधानसभा भंग होने दिया? क्यों आपने सरकार बनाने की ये करी? जो जनता इस बेसिस पे, मैंने आपको वोट इसलिए दिया क्योंकि कहीं आप दोनों इकट्ठे थे, और उस जनता के साथ चीटिंग और फ्रॉड किया या नहीं किया? जो जनता एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट की थी, उसके साथ आपने मजाक किया या नहीं किया? यही कुकर्म इन लोगों ने झारखंड में किया। एक एमएलए, निर्दलीय एमएलए को इस देश के इतिहास में पहला मधु कोड़ा है जिसको इन्होंने समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया और दोनों हाथ से लूटा, और आज देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले में वो आदमी जेल में सजा काट रहा है और इनके लोग भी काट रहे हैं सब। तो ये इस तरह की जो इनकी करतूतें हैं, इस तरह की जो कहानियां ये रचते हैं सत्ता के लिए, और आज कमलनाथ जी वहां क्या करने जा रहे हैं? और कमलनाथ जी का ये जो बोल है कि वो आए और दिखाएं और बताएं और समझाएं, गवर्नर तक हम उनको पहुंचने देंगे तब ना, विधानसभा तक, विधानमंडल तक पहुंचने देंगे तब ना, ये क्या मतलब बनता है? और होते कौन है कमलनाथ जी इस तरह की बात कहने वाले? उनको किसने अथराइज किया है कि वो शिवसेना के विधायकों के बारे में, जो आज की डेट में ऑलरेडी सब चीजें जो है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जब दिखाई दे रहा है कि अब शिवसेना का जो एक मुखिया था, वो मुख्यमंत्री जो था, वो अब वो संख्या बल उसके पास नहीं है, वो आदमी जो है मुख्यमंत्री आवास छोड़ के अपने घर में घुस गया और उसने पब्लिक में आगे कह दिया कि भाई साहब हमने तो इस्तीफा दे दिया, आप ये मान लो अध्यक्ष पद से, मुख्यमंत्री पद से। उसके बावजूद भी नहीं, हम सरकार में हैं, सरकार हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मतलब? ये किस तरह के, मतलब ये डिसऑनेस्टी, ये तो एक अलायंस है ना, क्या मजाक? नहीं महेश वर्मा जी, ये तो एक अलायंस है। इस अलायंस के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तो एक अलायंस में ना, महाविकास आघाड़ी में, तो ये एक दूसरे की तो फिक्र करेंगे ही। का जो निर्माण हुआ, मैं ये कह रहा हूं प्रजातंत्र में जनभावना, जनता के कोई है कि नहीं महत्व? उस मतदाता का कोई महत्व है कि नहीं? उसको महत्व मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या यही ठगी होनी चाहिए? नहीं, अब देखिए, बीजेपी को यही फिक्र होती तो शायद कर्नाटक में ये नहीं होता, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरह से नहीं होता। क्या हमने किया कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में? आप मुझे बता दीजिए। आपने तो चुनी हुई सरकारें आपने गिरा दी, कैसी बात आप कर रहे हैं? हमने गिराई, हम तो कह रहे हैं डंके के चोट पे गिरी और सरकार, लेकिन हमने वो काम किया। गिरी हुई सरकार में भी वो लोग गए, चुनाव लड़के आए, जीत के आने के बाद हमारे साथ है वो। ऐसा ये कर लेते ना, इतनी ही अगर इनकी हैसियत थी तो ये दोबारा से जाते ना चुनाव में। हम अकेले लड़ते अपने दम पर, शिवसेना के साथ नहीं लड़ रहे होते, हम तब देखते। आप मुझे बताइए ना, आप ये चाह रहे थे, बीजेपी ये चाह रही थी कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाती, शिवसेना किसी के साथ अलायंस नहीं करती, आप बीजेपी ये चाह रही थी। एक बात आपको मैं स्पष्ट बता दूं जी, ये जो है एक लुटेरे गैंग की तरह महाराष्ट्र और शिवसेना दोनों को इन्होंने लूटा, तबीयत से लूटा। 3 साल में आज शिवसेना की जमीन जो 66 से जो बाला साहब देवरस के टाइम से जो जमीन तैयार हुई थी, शिव सैनिक जो बनाए गए थे, जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक, एमपी, वो आज सब जो है उपेक्षित थे। आज उनसे कोई मिलने वाला नहीं था, बात करने वाला नहीं था, उनको कोई कनेक्शन कहीं पार्टी के अंदर नहीं था। राकेश शेट्टी जी से मैं जवाब ले लेता हूं। उस जमीन पे शरद पवार का नाम लिखा जा रहा था, बाला साहब की अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची हुई थी साहब शिवसेना के अंदर। स्थिति ये हो गई थी। चलिए ठीक है, परिणाम है। राकेश शेट्टी जी, बात वहां से निकली है। ठीक है, राकेश शेट्टी जी, सीधे सीधे बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर बिल्कुल कमजोर कर दिया शिवसेना को तोड़ दिया। आज शिवसेना जहां पर खड़ी है, जिस शिवसेना में दरार नजर आ रही है, यह कांग्रेस और एनसीपी की देन है। शेट्टी जी, राकेश शेट्टी जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत गौर से आप तमाम चीजों को सुन रहे हैं और महाराष्ट्र की जो सियासत पल पल बदल रही है, करवट ले रही, उसे भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? शिवसेना के 2 धड़े एक तरह से सर नजर आ रहे हैं, और जो सियासी सूरत हाल है, कांग्रेस एनसीपी कह रही है कि हम बिल्कुल आखिर तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत को उचित शर्मा जी देखते हैं?
देखिए, इसके पहले भी शिवसेना में ये होता है। आप 1991 से देखिए, छगन भुजबल से, नारायण राणे से, राज ठाकरे से, ये तीनों भी पार्टी छोड़ के गए। पार्टी तो जिंदा रही, पार्टी ने सरकारें बनाई, पार्टी ने चुनाव भी लड़े और अच्छे तरीके से आई। तो मुझे जो लगता है कि पार्टी तो रहेगी। एक नाथ शिंदे का वो कद या वो इतना बड़ा नहीं है कि वो छगन भुजबल जैसा काम कर जाए या नारायण राणे जैसा वो करे या राज ठाकरे जैसे बन पाए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, गुवाहाटी की जो टीम है वापस आके चेंजेस होंगे, चाहे उनके साथ कांग्रेस के भी लोग हैं समझाने के लिए और शरद पवार जैसी हस्ती भी है। लेकिन शिवसेना को अभिमान भी लेना चाहिए कि शिवसेना जिस तरीके से अभी काम कर रही है, अब इनके पास बाला साहब ठाकरे जैसे लोग नहीं हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो उनकी एक वो शख्सियत थे, एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूट थे, वो अब इनके पास नहीं है। तो अभी इनके लिए अपने आप को एकत्रित करके रखना, इकट्ठा करके रखना अपने आप में एक चुनौती भी है। अब ये उतने नेगोशिएशन मोड में नहीं है जो बाला साहब के टाइम में हुआ करते थे। तो ये शिवसेना को भी समझना चाहिए, अब जो सामंजस्य का दौर है उसको आपस में, वो स्टेप अलग था, वो दौर अलग था, आज की सिचुएशन अलग है। तो आप अगर पुराने 1966 की, 80 की, 81 की, 85 की, 90 की राजनीति को तो आप 2022 में उतारेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आप जो तवज्जो विधायकों को चाहिए, जो सांसदों को चाहिए, जो राज्यसभा के सदस्यों को चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के व्यवहार होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो शिवसेना आई है वो हाशिए में गए लोगों को इकट्ठा करके आई थी। 1966-67 में जो उस दौर में जब शिवसेना आई, तो वो लोग हैं जो महाराष्ट्र अस्मिता को लेके जो जोड़ा गया था, तो मुझे लगता है कि वो आज भी काम करेगी। आने वाले समय में भले ही एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए, भाजपा के साथ टाई अप कर ले, लेकिन आने वाले चुनाव में जो ठाकरे नाम का ब्रांड नेम है जी, वो शिवसेना में नहीं डाल पाएंगे। वो फिर से वो ठाकरे के पास उनको आना ही पड़ेगा। ये एक ऐलानिया बात है कि ठाकरे जी का जो अस्तित्व है, उस परिवार का जो महाराष्ट्र में रोल है और जो बातें करते हैं, तो ठीक है। देखिए, राजनीति में अब वो दौर और जो पर्सनालिटी कल्ट वाले लोग, चाहे बाला साहब ठाकरे जी हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, वो जो एक लोग थे, अब उनके बाद वाली पीढ़ी उतने सलीके से, करीने से, तरीके से वो चीज़ें अब नहीं कर पा रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो वो दौर अलग था। ये जो अभी उद्धव ठाकरे साहब जो कर रहे हैं कि लोगों से जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हमसे मिले नहीं, हमको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये बात केवल इम्पोर्टेंस की है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है, जो स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कि आप देखिए कि भाजपा जहाँ भाजपा है जितने भी राज्य में, क्या वहाँ पे राम राज्य आ गया है? क्या नहीं आया ना। तो आपके आने से राम राज्य कैसे आ जाएगा? बाकी के आने से राम राज्य नहीं है और इनके आने से आ जाएगा, ये बात से इत्तेफाक नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको सुनिए थोड़ा सा। ये भारतीय जनता पार्टी ये 1 साल 1.5 साल जैसे 2.5 साल से कोस रही थी। भारतीय जनता पार्टी कोसना जानती है। कोसना आप समझ रहे हैं भाई? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कोसना भी जानती है और कोस का इस्तेमाल भी जानती है। अब इस शब्दों को फर्क को समझिएगा कि कोसना भी जानती है और कोस का इस्तेमाल भी करना जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अब वो दौर गया कि जब घास पे हॉकी खेलते थे। तो अब ये एस्ट्रोटर्फ वाला है, तो राजनीति में अभी भी एस्ट्रोटर्फ ले आई है भारतीय जनता पार्टी। तो एस्ट्रोटर्फ पे खेलना पड़ेगा, उस हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर बिल्कुल और अदरवाइज फिर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे तुणीर में बाढ़ है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा था, जितने बड़े बड़े नेताओं के लिए ईडी लगी हुई है, जितना परेशान है वहाँ के विधायक, वहाँ के जो खुद उद्धव ठाकरे कि मतलब वो त्रस्त हो गई। या अभी देखिए कि एक नेता जो है वो महाराष्ट्र अखबार में, मराठी अखबार में पढ़ रहे थे कि उन्होंने तो खुल के बोला है, पब्लिकली बोला है, देखिए यहाँ बहुत लफड़े हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हम सीधा का सीधा भाजपा में जाते हैं। अब चले गए, होने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ कम से कम मैं ईडी से तो फ्री हूँ, सुकून है, ये बोला है उन्होंने, पब्लिकली बोला है। बिल्कुल। तो ये दौर है। जी। भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई है,
सीबीआई है, इनकम टैक्स है, महेश जी ईडी है, तो ये तमाम तुणीर में भारतीय जनता पार्टी के पास बाण है। चलिए ठीक है, महेश वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राकेश शेट्टी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। जी जी ठीक है, महेश वर्मा जी जल्दी से आप बात पूरी कर लीजिए सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस देश में या दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आतंकवादियों का जिसके आतंकवादियों का साथ रहा हो, जो आतंकवादियों का फंड इस्तेमाल करता रहा हो, वो आदमी जेल में हो, जिसको कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिसको इस बात जमानत देने से मना कर दिया, और जिसका गृह मंत्री जो है वो बेविचार अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो, आतंकवाद का जिसके ऊपर संगीन आरोप हो, ऐसे लोगों को भी आप कैबिनेट मंत्री बना के रखते हो और उसके बाद फिर कहते हो कि ईडी और सीबीआई जो है उसमें गलत है। तो ऐसी बातों के लिए और ऐसी सोच के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो कि कम से कम अपने को कुछ भी समझने से पहले किसी का सपोर्टर, किसी का वोटर, किसी रूप में भी, ये तो देखिए बीजेपी में भी है, ये तो देखिए बीजेपी में भी है, किस तरह से गाड़ी चढ़ा देता है मिनिस्टर का बेटा और उसके बाद उन्हें पद से नहीं हटाया जाता है। चैलेंज है, नहीं मैं आपके चैनल पे चैलेंज दे रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि कोई एक वाकया जो कि आप मुझे कह सके, बता सके कि हाँ साहब आपके लोग आतंकवादियों से जुड़े थे, आतंकवादियों का फंड इस्तेमाल कर रहे थे, आतंकवादियों का पैसा ले रहे थे, वैसे लोगों का प्रश्रय आपने दिया, किसी होम मिनिस्टर, किसी गृह मंत्री ने इस तरह का कुकर्म किया। अभी साबित नहीं हुआ, अभी मामला देखिए, अभी मामला कोर्ट में है, अभी साबित नहीं हुआ है महेश वर्मा जी, आप जो इतने धड़ल्ले से बोल रहे हैं, अभी मामला साबित नहीं हुआ है। आप आरोप के, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जनता जहाँ पे जिस तरह का आरोप, अगर ये ऐसा आरोप हमारे और आपके ऊपर लगा होता, ऐसी चीज हमारे आज हो रहा है ना, देश में उतरे हुए ना सड़क पे, कानून तो अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, यही इसी चीज की तो जांच हो रही है कि वो कसूरवार हैं या नहीं है, अभी कसूरवार हुए नहीं है। बात तो दूर की बात है, लेकिन सवाल है कि एक कैबिनेट मंत्री वो जेल में बंद है और कैबिनेट मंत्री है, तो फिर बचा क्या इस देश में? ये मजाक है? मतलब आप मुझे बताइए, 48 घंटे से ऊपर किसी भी जनसेवक का इस देश में जुडिशियल कस्टडी में होना अपने आप में कानून है, वो प्रोविजन है कि उसको बर्खास्त किया जाए उस पद से, और आप क्या कर रहे हैं? तो ये मजाक इस तरह से, अगर पढ़ा लिखा आदमी भी इंटेलेक्चुअल करप्ट हो जाए तो मैं इस करप्सी को क्या कहूं? मैं यही कहूंगा। नहीं तो बीजेपी की सरकार कम से कम ये काम तो कर रही है, जो बात अभी उचित जी कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई के जरिए ये काम आप लोग तो कर रहे हैं। मैं राकेश शेट्टी जी बहुत देर से बैठे हुए, उन्हें भी मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं, राकेश शेट्टी जी आप मुझे बता दीजिए। नहीं माफ कीजिएगा जी, नमस्कार। ये गलत बात है आपकी कि ईडी और सीबीआई कर रही है, क्या मतलब है? आप एंकर हो एक टीवी चैनल में, आप मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए जो बात उचित शर्मा जी ने कही या जो बात कही जाती है, अभी देखिए एनसीपी शिवसेना संजय राउत की तरफ से बार बार क्या कहा जा रहा है? संजय राउत यही तो कह रहे हैं कि ईडी से हमें डराया जा रहा है, सीबीआई से हमें डराया जा रहा है। अरे सुनिए श्रीमान, मैं आपको बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन और नाना पोटले क्या बोले? ईडी की वजह से सरकार वहां बनती नजर आ रही है, और कल वो संजय राउत ने क्या बोला कि हमें कोई ईडी की चिंता नहीं है, हमें कोई ईडी से डर नहीं है, हमें कोई ईडी डरा नहीं सकता। क्या मतलब बनता है? इन बयानों का कोई आपस में कोई मेलजोल है, कोई तारतम्य है? ये क्या मतलब बनता है? जिसको जो आदमी डर नहीं रहा, जिसके ऊपर जिसको कह रहे हैं कि ये ईडी की वजह से शिवसेना टूटी, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और जिसको दर्द नहीं है वो कितना बड़ा बेदर्द तरीके से प्रजातंत्र और इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने में लगा हुआ है। क्या यही देश में अब बचा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन को इस नाम पे, जिसको मैंने जो जेल चला जाए, जो बेल पे चला जाए, वो मतलब उसके बाद ईडी और सीबीआई जो है वो इस देश में जो है एक परिवार के लिए, एक लेकिन पूरा अपोजिशन तो यही इल्जाम लगाता है महेश वर्मा जी, पूरा अपोजिशन यही इल्जाम लगाता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, सब तो यही कहते हैं सरकार को कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। नहीं, अपोजिशन में बीजेडी है, वाईएसआर रेड्डी है, टीआरएस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। बताइए, ये विपक्ष नहीं है, इनके पास सामर्थ्य नहीं है। ये सब विपक्ष के नाम पर यही ये जो 2-3 नाम आप गिना रहे हैं, वहां आप हैं कहां? जो नाम आपने गिनाया वहां आप हैं कहां?
आप ना तो उड़ीसा में है ना झारखंड में, आप हैं कहां वहां पर? चलिए मैं राकेश शेट्टी जी, झारखंड में सबसे बड़ा अपोजिशन किसका है? कौन है दूसरे नंबर की पार्टी? कांग्रेस है। कमाल की बात कर रहे हैं साहब आप। चलिए राकेश शेट्टी जी, जो बात यहां पर महेश वर्मा जी ने पहले कही थी कि आज शिवसेना की जो हालत है वो कांग्रेस और एनसीपी की वजह से है, इन पार्टियों ने मिलकर एक तरह से कमजोर कर दिया शिवसेना को और महाराष्ट्र को। देखिए, लीडर जो जी होता जी है वो लीडर होना चाहिए, लीडर को लीडर होना चाहिए। अगर आपके ऊपर ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको डरना नहीं चाहिए। मैं लगातार 3 दिन से, हम लोग कल जंतर मंतर में थे, एआईसीसी कार्यालय में थे, हमारे लीडर को बुलाया गया, वो 4 घंटा, एक दिन 12 घंटा, एक दिन 6 घंटा आप बुला रहे, राहुल जी जा रहे, बैठ रहे, ईडी का सवाल, कुछ सवाल नहीं है उनके पास। मेरा तो कहना ये है, अगर राहुल गांधी या कोई भी, अगर आपको लगता है कि ये लोग लीडरों ने कोई गलत काम किया तो आप अरेस्ट करिए। आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए आप बार बार बुलाकर परेशान कर रहे। आज शिवसेना का हालत है, आप देखिए ना, भावना गवली जिनके पास कुछ दिन पहले उनके घर पे छापा मारा गया, पता नहीं क्या निकला क्या नहीं, मगर आज वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होके वो लोग आज ओडिशा में है। उसी तरह इनके जो भी लीडर, प्रताप सरनायक, ये भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई भी पार्टी अलायंस करो या उस पार्टी में चले जाओ तो धोके, सर एक ही मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उनको धोकर वो साफ कर देती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, गुजरात पुलिस ने एक व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसके बाद गुजरात की सरकार उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप प्रूव करना चाह रही थी। वो हमारे पार्टी में थे, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं, हार्दिक पटेल। अब हार्दिक पटेल को ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने देशद्रोह का आरोप लगाया था, उसको आपने अपने पार्टी में ले ली। ठीक है, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। आप क्या करने वाले उनके साथ? ठीक है शेट्टी जी, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। महेश जी, शेट्टी साहब, मैं बहुत तीव्र निगाह आपसे एक सवाल करूंगा, और मैं आपको एक चुनौती भी दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप एक भी कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में आया हो, जिसके खिलाफ केस है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट दिया हो, सरकार ने क्लीन चिट दिया हुआ। और आपकी जानकारी के लिए श्रीमान बता दें कि कोई भी अपराध अगर दर्ज होता है तो देश के जो एजेंसी होती है, जो पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर होता है, वो देश के कोर्ट और कानून के प्रति जवाबदेह होता है, किसी सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। अब आ जाइए आप, भावना जो आपने नाम लिया जिन विधायक का, कि जिनके घर रेड हुआ, जिनके घर सब कुछ हुआ, वो उधर चली गई, तो अब उधर चली गई तो वो साफ। शर्मा जी, आपको अगर मैं पहली जवाब बात दे तो दूं, ये है, हर्षवर्धन पाटिल जी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए। अरे मैं मान लिया उनका आपकी ये बात को कहना कि था, कांग्रेस से आए हुए लोग हमारे यहाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं अच्छा कि वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में है, ना सीबीआई ना ईडी का परेशानी है मुझे, ये साफ तौर से कहा गया था। मैं तो आपसे कुछ और कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, क्या सवाल? अरे भाई, हर्षवर्धन पाटिल जी हो, शेट्टी जी सुन लीजिए, शेट्टी जी सुन लीजिए, मैं फिर उचित जी आपके पास आ रहा हूँ, उचित शर्मा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं शेट्टी जी सुन लीजिए, मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बात बता दीजिए, आपकी हमारे तरफ से या हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से क्लीन चिट मिला या कोई भी चीज हुआ? शेट्टी जी, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं वर्मा जी, सुन लीजिए जी। आप जब आपको मालूम है, आप जब इतना अच्छे किसी चीज को अच्छे तरीके से आज इसका कहीं खुलासा कर रहे हो कि कोई गवली जो है, कोई महिला विधायक है शिवसेना की, बीजेपी की नहीं हो, अभी वो बीजेपी से उनका कोई वास्ता भी नहीं है, अभी वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, उससे पहले वो आपके साथ थी, उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके यहाँ सब कुछ पड़ा, हमारे साथ थे, इसलिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बात तो सुनो यार, उसमें डाल के आप रनिंग कमेंट्री क्यों मार रहे हो? आपके यहाँ पे क्या मतलब बनता है? क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पे किरीट सोमाया है, आपका मैं पर्दाफाश आपका कर रहा हूँ ना, आपका तबीयत से आपका बता रहा हूँ कि आपका चेहरा चाल और इनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में। चलिए देखिए, मेरे पास टाइम कम है, वर्मा जी, शेट्टी जी, मेरे पास अब टाइम कम है। उचित शर्मा जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ बस,
जी उचित शर्मा जी, सर अब महाराष्ट्र की सियासत में आपको आगे क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा अब आने वाले दिनों में, एक आध दिन में क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जी देखिए उठापटक तो होगी निश्चित तौर पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 37 विधायकों को उनकी जरूरत है, जो पार्टी शिवसेना को उनके पास जाने के लिए, वही चुनाव चिन्ह के लिए, वही नाम जाने के लिए 37 विधायकों की उनकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मुंबई आने पे, विधानसभा आने में कुछ तब्दीलियां होंगी। ये इतना साफ सुथरा नहीं है जितना अभी आपको दिख रहा है, अभी आप दोनों सोच रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे, और अगर नहीं भी होते तो चुनाव पे अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हैं, फिर उनके साथ सरकार बनाते हैं, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तात्कालिक फायदा जरूर है, लेकिन भविष्य का जरूर नुकसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाउंस बैक करके एनसीपी भी आएगी, बाउंस बैक करके कांग्रेस भी आएगी, बाउंस बैक करके यानी अभी भी महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, देखना बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया उचित शर्मा जी, सर्वेश तिवारी, राकेश सेट्टी जी और महेश वर्मा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।